हेलो गाइस। सो केमिस्ट्री में हम लोग हैलो अल्किन की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक देख लिया कि किस तरह से अल्किल लाइट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, किन किन सब्सटेंस से हम लोग अल्किल लाइट बना सकते हैं, अल्किल लाइट के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। अभी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले गाइस हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। अभी ये SN1 और SN2 मैकेनिज्म होता क्या है भाई, क्या है ये SN1 और SN2, इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। तो देखो टॉपिक थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को 4 लेक्चर में डिवाइड किया है। 3 नहीं तो 4 लेक्चर में हम लोगों ने डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे इस टॉपिक को समझते हैं। अभी गाइस आज के लेक्चर में हम लोग SN1 और SN2 मैकेनिज्म क्या होता है ये नहीं समझेंगे, बट SN1 और SN2 मैकेनिज्म समझने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो सारी हम लोग कवर कर लेंगे अंडर द हेडिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो SN1 और SN2 मैकेनिज्म ये वाला टॉपिक समझने के लिए आपको कुछ बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। तो कुछ बातें हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में कर चुके हैं हम लोग, कुछ बातें हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो गाइस जो बातें हम लोगों ने प्रीवियसली सीख चुके हैं वो सारी बातें गाइस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक को क्लिक करके वो सारी बातें देख सकते हो फिर से। ठीक है, जो नई बात है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी गाइस जिनकी आज के लेक्चर में होने वाली बातें पूरी तरह से समझ में आएंगी उनको ही SN1 और SN2 मैकेनिज्म समझ में आएगा, नहीं तो फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा। कुछ बातें आपको समझ में भी आएंगी, SN1 SN2 डायरेक्ट पढ़ा दूंगा तो, बट आप सारे सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे SN1 और SN2 मैकेनिज्म के रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल लाइट किया है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्किन किया है, उस प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्किन के ऊपर के जो SN1 SN2 मैकेनिज्म रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे हम लोग तब सॉल्व कर पाएंगे जब ये टॉपिक हमको पूरी तरह से समझ में आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज भूल जाओ SN1 और SN2 क्या होता है, भूल जाओ। आज बस जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जो नाम आएंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले गाइस आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप सभी को पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएंगी, वो लिंक से आप लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है देख लेना। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, ये सारी बातें हमको पता है। मैं शॉर्ट में अभी ये तो सबको पता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली हम लोगों ने शॉर्ट में क्या देखा था गाइस, कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान अगर हीट बाहर निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। किसी रिएक्शन के दौरान अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखा था गाइस, मान लो आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है, आइस है। अभी अगर मैं फ्रीजर में से वो बर्फ निकालूंगा और मेरे हाथ के ऊपर रख दूंगा तो ये सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक प्रकार का रिएक्शन ही है। अभी मुझे बताओ, सॉलिड में से वो लिक्विड में तो चला गया, अभी इस रिएक्शन के दौरान ये रिएक्शन ने बाहर से हीट लिया या बाहर हीट दिया, क्या किया? दो में से एक ही चीज हुई होंगी ना। तो कहीं जब भी बर्फ लिक्विड में सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब करता है और सॉलिड में से लिक्विड में जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन में आपने बाहर से हीट एब्जॉर्ब की, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब एंट्री। बट गाइस मान लो आपको फिर से इस पानी को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो पानी गर्म होता है, सॉलिड मतलब बर्फ ठंडा होता है। तो अगर हम पानी में से हीट निकालेंगे तो ये पानी सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड में से सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। तो लिक्विड में से जब वाटर सॉलिड स्टेट में जाता है तो इस रिएक्शन से हीट हम लोग बाहर निकालते हैं, अंदर से बाहर निकालते हैं, हीट बाहर निकलती है। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वैसे हमारे केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, मतलब जिनमें हीट ऐड होता है, कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं जिनमें हीट बाहर निकालता है। ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया था गाइस। ठीक है, तो एक्सो एंडो। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखिए मान लो गाइस अभी मेरे पास ये आइस, ये आइस। अभी इसका कुछ ना कुछ एनर्जी है, मान लो 2 जूल इसका एनर्जी है। देखो ये एनर्जी रिलेटेड बातें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बड़े अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। हाँ गाइस, अभी बस एक ऑर्गेनिक चालू है, थोड़ा बहुत मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। मान लो ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मान लो ये केमिकल रिएक्शन आपके सामने हुआ, चलो इस दिशा में दिखाओ, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये वाला केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और मान लो ये जो रिएक्शन है
ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो मान लो रिएक्टेंट का, मान लो 10 जूल एनर्जी रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का एनर्जी कितना है 10 जूल। अभी जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो प्रोडक्ट का एनर्जी गई 7 जूल था, कितना 7 जूल। क्यों? 10 जूल में से 3 जूल तो बाहर चला गया, अभी प्रोडक्ट का कितना बचा 7 जूल। रिएक्टेंट का कितना था 10 जूल, प्रोडक्ट का कितना है 7 जूल। दोनों में कितने का एनर्जी डिफरेंस है? 3 का। दोनों में कितने का एनर्जी डिफरेंस है? 3 का। उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। सॉरी, दोनों में कितने, देखो इसका कितना था 10 जूल, इसका कितना बचा 3 जूल, दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना है 3 का, तो ये हो जाएगा हीट ऑफ रिएक्शन। मान लो अगर इसका 20 जूल एनर्जी रहता और प्रोडक्ट का 15 जूल एनर्जी रहता, तो इसके और इसके एनर्जी में कितने का फर्क है? 5 जूल का, तो वो होता है हीट ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो हीट ऑफ प्रोडक्ट या तो फिर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, हीट ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। चलो, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली गई। कुछ बातें हम लोगों ने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में देखी, कुछ बातें हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइस, 9वां हमारा जो पॉइंट, ये सारे पॉइंट हम लोगों को आना चाहिए, मैं क्लियर कर दे रहा हूं सबसे पहले, ठीक है? एटलीस्ट छोटा मोटा नॉलेज तो भी होना है इन सारे पॉइंट के रिलेटेड। 9th पॉइंट है गाइस ट्रांजिशन स्टेट। अभी ये वाला हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट को कोई और एक नाम देता है एक्टिवेटेड स्टेट, या कोई और एक तीसरा नाम देता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये तीनों नाम आपके याद होना चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड स्टेट, या तो फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अभी ये होता क्या है, चलिए समझते हैं। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, जो कि आपके डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने देखे होंगे, और उस एग्जाम्पल को मैं कोरिलेट करूंगा हमारे टॉपिक के साथ, ठीक है? चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो गाइस, आपको हमारे सिटी अकोला में से पूना जाना है, अकोला में से पूना जाना है। जनरली हम लोग ना ट्रेवल से जाते हैं अकोला से पूना। वो जो ट्रेवल्स होते हैं वो जनरली रात को निकलते हैं 9-10 बजे। अभी मान लो ये हमारा सिटी है अकोला सिटी, और ये वाला सिटी है पूना सिटी, ठीक है? अब अकोला में से हम लोग पूना जा रहे हैं, या तो कोई भी 2 सिटी उठा लो यार, जा रहे हैं हम लोग ट्रेवल से, या तो फिर एरोप्लेन से, या तो बाय ट्रेन से। अभी अकोला में तो एयरपोर्ट है नहीं, एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ सकते हो, या आपकी प्राइवेट व्हीकल से आप जा रहे हो, किसी से भी जा रहे हो। अभी गाइज सबसे पहले होता क्या है, हम लोग अगर ट्रैवल से जाएंगे तो आप चीज बड़ी एक कॉमन ऑब्जर्व करोगे। वो चीज क्या है, सबसे पहले जब अकोला से ट्रैवल्स निकलती है गाइज, जब लोग अकोला से ट्रैवल्स निकलती है तो सबसे पहले वो लोग ना थोड़ी देर बाद किसी बड़े से पेट्रोल पंप पे ये ट्रैवल्स रुकाते और उनका पेट्रोल का या डीजल का टंकी फुल कर लेते हैं। आप प्राइवेट पेट्रोल व्हीकल होंगी तो पेट्रोल भरोगे, डीजल व्हीकल होंगी तो डीजल भरोगे। तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फ्यूल भर लेते हैं। अभी भाई फ्यूल भरने से क्या होगा, भाई फ्यूल भरने से उस व्हीकल में एनर्जी आएंगी, उस एनर्जी की मदद लेके वो उस व्हीकल को अकोला से पूना ले जाएगा। बात को समझो। तो सबसे पहले हमारा ट्रैवल्स कहां पे गया, पेट्रोल या फिर मैं मान लो फ्यूल पंप पे गया। इस ट्रैवल्स ने अकोला से फ्यूल भर लिया तो उसके पास एनर्जी आ गई, और उस एनर्जी को लेके ये पूना चला गया। ये जनरली हुआ। मान लो अगर इस ट्रैवल्स में जो अकोला में, अगर उसके पास फ्यूल ही नहीं होता तो ये पूना जा सकता था? नहीं, बिल्कुल ही नहीं जा सकता था। उसी तरह गाइस, इसके मिलता जुलता हमारे केमिस्ट्री में हर एक रिएक्शन में भी यही चीज हो रही है। जिस तरह ट्रैवल्स को एनर्जी लगेंगी अकोला से पूना जाने में, उसी तरह गाइस हमारे केमिकल रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। वो अगर उसको एनर्जी मिलेगा तब जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, अदरवाइज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब व्हाट आई मीन टू से गाइस, कि कोई भी हमारे केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट होता है उसको प्रोडक्ट में तो जाना है, अभी उठा लो हमारे क्लोरीनेशन का एग्जांपल हम लोग उठा के समझते। मान लो गाइस आप लोगों ने अल्केन लिया था, इस अल्केन में आपने क्लोरीन डाल दिया, अभी ये हो गया आपके रिएक्टेंट। आपका जो प्रोडक्ट बनना है R बॉन्ड Cl प्लस HCl, मुझे बताओ आपने क्या लिया था, यूवी लाइट। जब तक आप ये रिएक्शन में यूवी लाइट नहीं लोगे तब तक रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी जाएगा जब आप यूवी लाइट लोगे। यूवी लाइट अगर नहीं लोगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या गाइस,
किसी भी रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ता है, किसी भी रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ता है तो एक सफिशिएंट एनर्जी उसको लगती है। वो सफिशिएंट एनर्जी अगर इसको मिल जाएंगी तो फटाक से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाएगा, फटाक से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाएगा। अभी वो सफिशिएंट एनर्जी के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद और बात करेंगे और एक एग्जांपल हम लोग उठा लेंगे। चलिए वो एग्जांपल देखिए क्या है। मान लो आप यहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो, रास्ते पे आप लोग यहां पे खड़े हो, इस चीज को मैंने बोल दिया आर पोजीशन पे आप खड़े हो, और मान लो आपको पी पोजीशन पे जाना है। आप आर पोजीशन पे खड़े हो और आपको पी पोजीशन पे जाना है, यहां पे आपको जाना है। बट गाइज आपके सामने एक बड़ा सा बैरियर है, एक बड़ा सा बैरियर है। मान लो एक दीवार है आपके सामने, ये दीवार है। अभी गाइज ये जो लोग है, मतलब ये जो इंसान है जो आर पोजीशन पे खड़ा है, इसको पी पोजीशन पे जाना है। ये आर पोजीशन से पी पोजीशन पे जा तो सकता है अगर इसने इस बैरियर को क्रॉस किया तो, अगर इसने इस बैरियर को क्रॉस किया तो मान लो अभी हम लोग एक थोड़ा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते ताकि चीजें और अच्छी तरह से समझे। मान लो गाइस ये जो आर पोजीशन वाले पोजीशन पे खड़ा जो आदमी है, उसके पास जो एनर्जी है वो 5 जूल का एनर्जी है। मान लो खुद का एनर्जी है 5 जूल का। अभी हमको अगर जंप लगाना है, इस दीवार को अगर हमको क्रॉस करना है तो जंप लगाना पड़ेगा भाई, और जंप लगाने के लिए लगेंगी एनर्जी। अभी उसके पास खुद का एनर्जी है 5 जूल, खड़ा है 5 जूल एनर्जी है। बट इस दीवार को क्रॉस करने के लिए कोई भी छोटा मोटा बच्चा, कोई भी इस दीवार को अगर क्रॉस करना है तो भाई आपको टोटल एनर्जी जो लगेंगी वो लगेंगी 8 जूल की। मतलब जिनके पास 8 जूल एनर्जी है वो 8 जूल एनर्जी लेके कोई भी जंप कर सकेगा। मतलब 8 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है टू क्रॉस दिस बैरियर। तो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? 8 जूल। अभी ये तो पता चल गया। अभी भाई इस वाले इंसान के पास कितना है? 5 जूल। अभी मुझे बताओ ये वाला इंसान प्रोडक्ट में जाएगा, सॉरी ये वाला इंसान पी पोजीशन पे जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसके पास 5 जूल एनर्जी है और 5 जूल एनर्जी से ये दीवार क्रॉस नहीं हो सकती। तो मुझे बताओ इस इंसान को और कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? और की कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? तो इसको और 3 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है बच्चों। तो अगर इस इंसान को मैं 3 जूल एनर्जी दे दूंगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो ये बेसिकली इंसान जंप करके इधर आ जाएगा क्योंकि उसके पास 8 जूल एनर्जी आ गई ना। तो जब इंसान के पास 8 जूल एनर्जी आई तब उसने ये बैरियर क्रॉस किया और किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। उसी तरह से गाइस, उसी तरह से आपकी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कभी भी नहीं जाते गाइस। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कभी भी नहीं जाते। क्यों? मान लो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेंगी। अगर उस रिएक्टेंट में वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होंगी तब जाके वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। मान लो इस रिएक्टेंट के पास 5 जूल एनर्जी है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए ये कोई बैरियर होगा, वो बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये रिएक्टेंट बैरियर क्रॉस करेगा तब ये प्रोडक्ट में जा सकता है। अभी ये बैरियर क्रॉस करने के लिए बैरियर है 8 जूल का। अगर ये बैरियर क्रॉस करना है तो आपको 8 जूल एनर्जी लगेंगी। अब रिएक्टेंट के पास कितना है? 5 जूल एनर्जी। मान लो आपने 3 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा दे दिया, 3 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा दे दिया तो रिएक्टेंट का एनर्जी कितना हो गया गाइस? 8 जूल। अब ये 8 जूल एनर्जी लेके रिएक्टेंट यहां चला जाएगा। ठीक है। अब ये 3 जूल कहां से आई? आप मान लो यूवी लाइट दे दो, आप नीचे से थोड़ा हीट दे दो, कैटलिस्ट डाल दो। तो हम लोग नहीं क्या कोई भी रिएक्शन करने के लिए थोड़ा हीट देते हैं, ऊपर से कोई तीसरा सब्सटेंस डाल देते हैं। तो ये सारे लोग होते हैं ये 3 जूल एनर्जी लाने के लिए। अभी ये जो वैल्यू है ये ज्यादा मन पे मत लेना, नहीं तो 3 जूल एग्जाम तक लर्न करके रखोगे और एग्जाम में 3 जूल लिख दोगे भाई आंसर। भाई ये बस एग्जाम्पल है, ठीक है। रिएक्टेंट का 5 जूल एनर्जी एक एग्जाम्पल है और मन पे मत लेना ये बात ज्यादा। 5 जूल एनर्जी एग्जाम्पल लिया भाई। ये बैरियर क्रॉस करने के लिए हर एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए एक बैरियर क्रॉस करना ही पड़ता है। एक सीमा होती है उसको क्रॉस करना पड़ता है। अगर रिएक्टेंट वो सीमा क्रॉस करेगा तो प्रोडक्ट में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्लियर बात? तो ये सीमा क्रॉस करने के लिए 8 जूल एनर्जी है लगेंगी, ये हम लोगों ने देख लिया, क्या किसी ने बता दिया? तो भाई रिएक्टेंट के पास तो 5 जूल एनर्जी है तो एक्स्ट्रा कितनी लगेंगी? 3 जूल एनर्जी। चलो 5 में 3 मिला गया 8 हो गया। तो ये रिएक्टेंट कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। अभी जब ये रिएक्टेंट यहां पे आता है तो इसके पास एनर्जी कितनी है गाइस?
आर्जुल एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब थोड़ी देर यहाँ पे ये रुकेगा और उसके बाद में ये चला जाएगा प्रोडक्ट में। तो हमारा जो केमिस्ट्री में रिएक्शंस होता है गाइस, वो इन 3 स्टेप में होता है। आपका जो रिएक्टेंट होता है, सबसे पहले वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ले लेता है। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेने के बाद वो एक जगह चला जाता है। उस जगह जाने से वो एक बैरियर क्रॉस कर देंगे और वापस किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में। और ये जो स्टेट होती है, ये जो पोजीशन होती है गाइस, इसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लेट मी चेक यार, वीडियो चालू है या नहीं, चालू है। तो इसी स्टेट को गाइस हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब जिस तरह आपकी जो ट्रेवल्स है वो अकोला से पूना जाना चाहती है, बट वो सबसे पहले अकोला से पेट्रोल पंप पे चली गई, वहां पे उसने फ्यूल भरा, हाईली एनर्जेटिक हो गई और उस फ्यूल पंप से, पेट्रोल पंप से वो पूना चली गई। उसी तरह केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट होता है, सबसे पहले हाई एनर्जी अचीव करता है और एक स्टेट पे चले जाता है और उसके बाद में उस स्टेट से वो प्रोडक्ट में चले जाता है। मतलब कभी भी कोई भी रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में जाता नहीं। सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट होती है बच्चों। तो रिएक्टेंट उस स्टेट में पहले जाता है और उसके बाद में प्रोडक्ट में जाता है। तो उस वाले, वो जो मिडल वाला स्टेट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच वाला जो स्टेट है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बात क्लियर हो रही है गाइस? तो ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, जिसके थ्रू। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में एक एक पॉइंट अभी हम लोग देखते हैं, चलिए, ठीक है। इट इज अ स्टेट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलो, ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में होता है। बात क्लियर? चलो, इट इज अ स्टेट थ्रू रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है तो वो इस रास्ते से ही जाएगा, कभी भी डायरेक्ट जा नहीं सकता। ट्रेवल्स को अगर पूना जाना है तो वो पेट्रोल पंप से होके ही जाएंगी, डायरेक्ट जाएंगी नहीं, क्योंकि एनर्जी ही नहीं। आप बोलोगे सर पहले दिन भर के रखा पेट्रोल, तो फिर ये एग्जाम्पल था यार। आप अलग अलग अगर बातें बनाओगे तो फिर तो हो सकती है। मैं एग्जाम्पल वो दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। भाई अगले दिन भर या 2 दिन पहले भर, अकोला से पूना जाना है तो पेट्रोल तो भरना ही पड़ेगा, फ्यूल तो भरना ही पड़ेगा, तो गाड़ी तो पेट्रोल पंप पे जाएंगी ना भाई। तो अकोला से पूना जाने के लिए सबसे पहले गाड़ी फ्यूल पंप में से ही पूना जा सकती है, वैसे नहीं जाएंगे। उसी तरह किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है तो वो ट्रांजिशन स्टेट थ्रू ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो ये भी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज हाई एनर्जी। बिल्कुल, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से सबसे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी इस स्टेट में होती है, क्योंकि आपने जंप किया, बैरियर को क्रॉस करना है तो ज्यादा एनर्जी गैदर की, इस स्टेट पे आ गए, तो इस स्टेट पे एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। इट हैज हाई एनर्जी, सो इट इज। अभी देखो केमिस्ट्री में जितना ज्यादा एनर्जी होगा ना, उतना अनस्टेबल होता है चीजें। जैसे मान लो आपके पास, स्टेबल मतलब रिलैक्स, स्टेबल का मतलब रिलैक्स, अनस्टेबल का मतलब इधर उधर। अनस्टेबल है यार, इधर उधर भाग रहा है। जैसे मान लो हम जो छोटी मोटी गाड़ियां होती है ना, टॉय चाबी वाली, मान लो मेरे हाथ में एक गाड़ी है जिसको मैंने बस रिलैक्स छोड़ के रखा, अभी रिलैक्स स्टेबल है। अभी अगर मैं उसको चाबी देता हूँ, मतलब एनर्जी डाल देता हूँ, तो अभी मैंने मान लो फुल चाबी दे दी, अभी हाथ छोड़ दिया, देखो इधर उधर भागती है छोटी गाड़ी। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी आ गई, और एनर्जी आने के बाद चीजें अनस्टेबल हो जाती है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होंगी ना गाइस केमिस्ट्री में, सब्सटेंस में, केमिस्ट्री में अगर किसी सब्सटेंस में ज्यादा एनर्जी अगर होंगी ना, तो वो अनस्टेबल होते जाता है। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना अनस्टेबल। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ 3 स्टेट हमारे पास है, रिएक्टेंट वाला, प्रोडक्ट वाला और ट्रांजिशन स्टेट वाला। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? ट्रांजिशन स्टेट में। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। हमारी आंखों से वो हम लोग देख नहीं सकते गाइस। अभी फिर ट्रांजिशन स्टेट पढ़ा क्यों रहे हो, देख नहीं सकते? तो देखो गाइस, बहुत बड़ी बातें होती है केमिस्ट्री में। अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक जैसे लेसन पढ़ेंगे, हम लोग थर्मोडायनामिक जैसे लेसन पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम जैसे लेसन पढ़ेंगे, तो इन लेसन में कुछ चीज़ें हमको प्रूफ, कुछ थ्योरी ने कुछ चीज़ें बताई है, बट कुछ थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक भी थे। तो कुछ बातें सामने लाने के लिए एक इमेजिनरी टॉपिक बनाया गया, एक जिसको हम लोग बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। मतलब ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा बनाया हुआ टॉपिक है जिस टॉपिक से कुछ चीज़ों के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो ये जो बनाया, साइंटिस्ट लोगों ने एक अजम्पशन के बेसिस पे बनाया हुआ एक टॉपिक है गाइस। ये किसी ने आंखों से देखा नहीं, बट ऐसा होता होगा, ये एक समझ है हमारा।
और ये समझ बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ करके दे रहा है, इसलिए हम लोग इस थ्योरी को हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये एक हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट है गाइस, जिसको आप देख नहीं सकते, इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। अभी कोविड के सिचुएशन में आइसोलेशन का मतलब ठीक से समझ में आया होगा आपको। आइसोलेशन का मतलब इस आदमी को आइसोलेट कर दो, मतलब इस आदमी को पूरा अकेला कर दो, इसके अगल बगल में कोई नहीं, आइसोलेट कर दो। तो ये ट्रांजिशन स्टेट को आप लोग आइसोलेट नहीं कर सकते। मतलब रिएक्टोन को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, एक बीकर में रख सकते हैं, प्रोडक्ट को एक बीकर में, ऐसा नहीं ट्रांजिशन स्टेट को पकड़े और रख दिए बाहर अकेले में, भाई वो हाथ में नहीं आएंगी। बात को समझे, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है। आप अगर देखने जाओगे तो फटाक से इधर मिलेगा, आप अगर देखने जाओगे तो फटाक से इधर मिलेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट इज अ हाईली अनस्टेबल, इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। बात समझ में आएगी? और इन 3 पॉइंट के बेसिस पे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट का गाइस डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है डेफिनेशन ट्रांजिशन स्टेट का? इट इज इमेजिनरी, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, आंखों से देख नहीं सकते, देखने के लिए आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा, रियलिटी में देख नहीं पाओगे। सो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? इट इज अ इमेजिनरी विथ हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट। क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट? इट इज अ इमेजिनरी with high energy unstable state through which reactant is converted into product। मतलब ऐसा एक इमेजिनरी स्टेट जिसका एनर्जी हाई है और जो कि अनस्टेबल है, और उस स्टेट में से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर डेफिनेशन? सो मैं लिख देता हूं, इट इज एन इमेजिनरी स्टेट, इमेजिनरी highly unstable state, imaginary highly unstable state through which reactant is converted into product is called as transition state। TS is called as transition state। I hope कि गाइज आपको ट्रांजिशन स्टेट समझ में आऊंगी। SN1 SN2 मैकेनिज्म समझने के लिए ट्रांजिशन स्टेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपको लिटिल बिट आइडिया भी आ गई होंगी तो भी सफिशिएंट है। आगे आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। चलिए, वैसे कैसे ट्रांजिशन स्टेट हेलो अल्केन लेसन वाला टॉपिक है ही नहीं, बस शॉर्ट में आपको ट्रांजिशन स्टेट पढ़ाया जाता है। थर्मोडायनेमिक में, केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग इस टॉपिक को और भी डिटेल में जानोगे, ठीक है, डोंट वरी। चलिए, अभी इस ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। आइए, मान लो गाइज हम लोग एक ग्राफ निकाल रहे हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे रिएक्शन का प्रोग्रेस है, मतलब कि इस दिशा में रिएक्शन जा रही है, और वाई एक्सिस में एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी। मान लो हमारा रिएक्टेंट के पास एक एनर्जी थी, मान लो 5 जूल। अभी उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए ये बैरियर क्रॉस करना पड़ना है। ये टोटल गाइज 8 जूल एनर्जी है। टोटल कितना है? 8 जूल। देखो, यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैरियर। ये टोटल जो एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी, ये बैरियर, मान लो ये 8 जूल का है। अभी हमारे पास तो भाई 5 जूल है। अभी हमारे को 8 जूल लाने के लिए हमको 3 जूल एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तो हम लोगों ने 3 जूल दी थी, तो ये रिएक्टेंट कहां पे चला गया? देखो, 3 जूल देने से इसका एनर्जी पहले 5 जूल था, 3 जूल देने से इसका टोटल एनर्जी 5 और 3 8 हो गया। तो अभी इसके पास एनर्जी कितना? 8 जूल। तो ये देखो, इसका एनर्जी बढ़ेगा तो ये यहाँ पे चला गया। देखो 8 जूल एनर्जी, मान लो इसको 8 जूल बोलता हूँ, इसको 5 जूल, क्योंकि ये एनर्जी वाला एक्सिस है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे चले गए। अभी ये स्टेट को हम लोगों ने क्या बोल दिया? ट्रांजिशन स्टेट। अब एक बार आपने बैरियर क्रॉस कर लिया, दीवार क्रॉस कर ली, एनर्जी भर ली, फ्यूल भर लिया गाड़ी में, तो आप फटाक से मंजिल में पहुंच जाओगे। हम लोग फटाक से प्रोडक्ट में चले जाएंगे। ये प्रोडक्ट है, अभी इसका एनर्जी है। अभी ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो हमें अभी डिस्कस नहीं करना। अभी मुझे बताओ गाइस, ये बात समझ में आई? अब गाइस हमारे पास थी 5 जूल एनर्जी, ठीक है, हमारे सामने बहुत बड़ा दीवार है। मुझे बताओ, मैं जंप कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि दीवार को जंप करने के लिए हमारे पास टोटल 8 जूल एनर्जी चाहिए। अभी मुझे बताओ, हमारे पास 5 तो है, एक्स्ट्रा की कितनी चाहिए? 3 जूल। तो देखो, हम जो रिएक्टेंट थे, हमको बाहर से कितनी एनर्जी की जरूरत है? 3 जूल की, ताकि हमारे 8 जूल हो सके, क्योंकि 5 तो खुद का है। एक्स्ट्रा कितनी चाहिए? 3 जूल। तो गाइस, ये जो 3 जूल एनर्जी है, ये अगर मुझे मिलती है तो मैं एक्टिवेट हो जाता हूं, मैं फटाक से जंप कर लेता हूं। तो इस 3 जूल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन।
क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब ऐसी एनर्जी जो अगर आप रिएक्टेंट को दोगे तो रिएक्टेंट फटाक से प्रोडक्ट में चला जाएगा। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में निकालेंगे गाइस, पूरी वैल्यू निकालेंगे, डोंट वरी। अभी हमारा बेसिकली ऑफलाइन लेक्चर चालू थे थर्मोडायनेमिक्स पे, बट अब कोविड वगैरह की वजह से हम लोगों ने बीच में ही ऑफलाइन लेक्चर बंद कर दिए थे, नहीं तो ये सारा टॉपिक हो चुका होता हमारा। केमिकल काइनेटिक्स में भी हम लोग ये बातें थोड़ी थोड़ी सीखेंगे। चलिए आइए, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके देता है उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। चलिए ये समझते हैं। देखो ये तो 5 जूल का ग्राफ था, ये एनर्जी है 5, ये टोटल है 8। तो गाइस यहां से हमारे पास ये तो खुद की थी, हमको यहां से यहां तक एनर्जी चाहिए थी, तो ये होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब ट्रांजिशन स्टेट पे जब आप पहुंच गए तो आपका एनर्जी है 8 जूल, रिएक्टेंट पे जब वो आपका एनर्जी है 5 जूल, तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी हमें आंसर देगा 3 जूल। ये होता है गाइस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसको हम लोग EA या तो डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन है द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट। किसी भी रिएक्टेंट को कितना एनर्जी लगेगा ट्रांजिशन स्टेट पे जाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हमारे एग्जांपल में वो 3 जूल था। क्लियर है? क्लियर है? तो ये एनर्जी। दूसरा डेफिनेशन, ट्रांजिशन स्टेट में जितनी एनर्जी है माइनस रिएक्टेंट में जितनी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्लियर? हम लोगों ने यहां पे बोल दिया था, अरे यार मिट गया, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, या तो फिर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है हीट ऑफ रिएक्शन। देखो प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस में से अगर रिएक्टेंट का एनर्जी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा? हीट ऑफ रिएक्शन। अभी ये बातें हम लोगों ने सीख चुके हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखना था वो भी क्लियर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो देखो 9th पॉइंट एंड 10th पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमको जरूरी है, वैसे सारे पॉइंट जरूरी है, आज हम लोगों ने ये 2 पॉइंट सीखे। क्लियर है? और एक बात इंपॉर्टेंट रखना आप, मतलब एमसीक्यूज के लिए एक बात हमेशा काम में आएंगी, हमेशा याद में रखना गाइस, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट ये एक में के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, ट्रांजिशन स्टेट कभी भी प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होता। इक्विलिब्रियम क्या होता है हम लोगों ने देख लिया आयनिक इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम क्या होता है आपको पता है। सो रिएक्टेंट हमेशा ट्रांजिशन स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, बट ट्रांजिशन स्टेट कभी भी प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होता। ये बात समझ लो, तो ये इक्वेशन याद में रखना, आपको काम में आएगा। चलिए बात क्लियर। अभी नेक्स्ट पॉइंट बचे हमारे कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और रेट ऑफ रिएक्शन। ये 3 पॉइंट अगर हमारे कवर होते हैं तो गाइस हम लोग फटाक से SN1 SN2 मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग ये 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग SN1 SN2 मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। फिर एकदम जबरदस्त प्लेटफॉर्म बन जाएगा SN1 और SN2 मैकेनिज्म समझने का। तो गाइस जो लोग हमारे बेसिकली बैच में नहीं है, जो लोग ऑनलाइन बैच अटेंड कर रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि आने वाले भी वीडियो आपको समझ में आए, आपको फटाक से नोटिफिकेशन आ जाएगा आने वाले वीडियोस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं SN1 और SN2 में, बट आई एम श्योर कि आप अगर ठीक से करोगे तो ये कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगा, उखाड़ के फेंक लेंगे उस सारे कन्फ्यूजन को। ठीक है, तो ये टॉपिक में हम लोगों ने 2 टॉपिक देख लिए। आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।